क्या हो अगर दुनिया में ऐसे ज़ॉम्बीज आ जाए जिन्हें हम किसी गोली से या आग में जलाकर भी ना मार सके, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? तो कैसे हो मेरे मूवीज के चाहने वालों, तो आज एक्सप्लेन करेंगे ओवरलोड मूवी। तो इस कहानी की शुरुआत 5 जून 1944 को यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू होने वाला होता है। अलाइड फोर्सेस फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके में घुसपैठ की तैयारी कर रही होती है। इससे पहले कुछ अमेरिकी प्लेन्स को एक खास मिशन पर भेजा जाता है। उन प्लेन्स में अमेरिकन पैराट्रूपर्स होते हैं जिनका काम है दुश्मन की सीमा के पीछे उतरना और एक छोटे से फ्रेंच गांव में एक चर्च की छत पर बने रेडियो टावर को नष्ट करना, जिसे नाज़ीज़ रेडियो जैमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी सोल्जर्स प्लेन में बैठे होते हैं। ज्यादातर लोग घबराए हुए होते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि ये मिशन बहुत खतरनाक है और कई शायद जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वे जानते हैं कि ये कुर्बानी जरूरी है ताकि नाजी रेजीम को हराया जा सके और ये युद्ध खत्म हो। इनमें से एक सोल्जर है प्राइवेट एड बॉयस, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो असल में लड़ाई के लिए बना ही नहीं होता। सिर्फ 3 महीने पहले वो अपने घर के लॉन की देखभाल कर रहा था और भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन जब जबरन आर्मी में भर्ती किया गया तो उसकी जिंदगी बदल गई। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आज वो अपने पहले मिशन पर जा रहा है। उसे डर सिर्फ मरने का नहीं है, बल्कि किसी को चोट पहुंचाने का भी है। उसके डर की वजह से बाकी सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उसे ठीक से बंदूक पकड़नी भी नहीं आती और वो दुश्मन के लिए कोई खतरा नहीं है। सिर्फ एक आदमी होता है जो शांत रहता है, कॉर्पोरल फोर्ड, जिसे डिसिप्लिन की कमी के कारण इस यूनिट में भेजा गया होता है। दुश्मन की सीमा के पास पहुंचने से पहले सार्जेंट रेंसिन सभी सोल्जर्स को मिशन याद दिलाते हैं कि इस रेडियो टावर को उड़ाना ही हमारा मिशन है। अगर हम इसे नहीं उड़ाते तो नाजीज हमारी कम्युनिकेशन बिगाड़ देंगे और हमारा हमला फेल हो जाएगा। फोर्ड, जो डेमोलिशंस एक्सपर्ट होता है, उसे चर्च को उड़ाने का काम दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उन्हें सैकड़ों नाजीज के बीच से लड़कर वहां तक पहुंचना होगा। जैसे ही रात होती है, प्लेन्स नॉर्मंडी पहुंचते हैं और तभी जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट फायर शुरू हो जाती है। जर्मन डिफेंस उम्मीद से ज्यादा ताकतवर होता है और ज्यादातर प्लेन्स गिरा दिए जाते हैं। कई सोल्जर्स तो पैराशूट से कूदने से पहले ही मारे जाते हैं। हर सेकंड सोल्जर्स अपने साथियों को मरते हुए देखते हैं। प्लेन्स एक एक करके ब्लास्ट हो रहे होते हैं। सार्जेंट सबको शांत रहने को कहते हैं और ग्रीन लाइट दिखने पर ही कूदने को कहता है। जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है, कुछ सोल्जर्स कूद जाते हैं, लेकिन उसी वक्त दुश्मन की फायरिंग से प्लेन का पिछला हिस्सा फट जाता है। कई सोल्जर्स अंदर ही फंसकर जल जाते हैं। सार्जेंट किसी तरह एड और कुछ और सोल्जर्स को बाहर निकलने में मदद करता है। फ्री फॉल में एड देखता है कि दुश्मन की गोलियां पास से निकल रही हैं और उसके कई साथी मारे जा रहे हैं। वो दिशा भूल जाता है, लेकिन टाइम पर पैराशूट खोलकर जमीन से टकराने से बच जाता है। वो एक नदी में गिरता है और लगभग डूब ही जाता है, लेकिन पैराशूट की स्ट्रैप्स काटकर खुद को बचा लेता है। किनारे पहुंचकर एड अपने हथियार चेक करता है और होश में आने की कोशिश करता है, लेकिन जर्मन सोल्जर्स जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और उस पर फायर करते हैं। वो वहां से भाग जाता है। जंगल में एड को सिर्फ मरे हुए सोल्जर्स मिलते हैं। वो एक का राइफल उठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक सार्जेंट दिखता है जो 10 नाज़ी से घिरा होता है। एड उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन फोर्ड उसे रोक लेता है और उसका मुंह ढक देता है। फोर्ड जानता है कि अब सार्जेंट की जान बचाना नामुमकिन है। वो कहता है कि हमें छुपे रहकर उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। एड मजबूरी में छुपा रहता है और देखता है कि नाज़ीज़ उस सार्जेंट को गोली मार देते हैं। फोर्ड एड को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो देखते हैं कितने पैराट्रूपर्स इस हमला से बच पाए हैं। रास्ते में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो निकले उनके ही 3 साथी, प्राइवेट डॉसन, टिब्बेट और फोटोग्राफर सोल्जर मॉर्टन चेस। अब ये 5 सोल्जर साथ हो जाते हैं और मिशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वे अपनी सिविलियन जिंदगी के बारे में बात करते हैं। सबको बस एक ही सपना होता है, किसी तरह जिंदा बचकर घर लौटना। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। ग्रुप थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो जाता है और डॉसन एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। जोरदार धमाके में डॉसन मारा जाता है और बाकी को छोटी मोटी चोटें आती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वो एक माइनफील्ड में आ गए हैं। फोर्ड धीरे धीरे सबको वहां से सुरक्षित निकालता है और वे आगे एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक छोटा तालाब मिलता है जहां वे पानी से साफ होते हैं और थोड़ी राहत लेते हैं। तभी टिबेट और चेस को कुछ अजीब चीज मिलती है। ये एक भयानक और अजीब सा मरा हुआ जीव था जो इंसान जैसा नहीं लगता। उसी वक्त उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो सब घबरा जाते हैं और हमला करने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं होती, बल्कि एक लोकल फ्रेंच लड़की होती है जो सोल्जर्स को देखकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। फोर्ड उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है ताकि नाज़ीज़ को उनके बारे में पता न चले। एड उसे पकड़ने जाता है, लेकिन लड़की एक चाकू से उसे घायल कर देती है। फोर्ड उससे चाकू ले लेता है और शांत रहने के लिए
कहता है। थोड़ी बातचीत के बाद लड़की बताती है कि उसका नाम क्लोई है और वो पास के गांव में रहती है जहां नाज़ीज भरे हुए हैं। वो कहती है कि वो अपने 8 साल के छोटे भाई पॉल और बीमार ऑन्ट के साथ रहती है, जिसे सुनकर फोर्ड को उसके ऊपर भरोसा होता है और वो उसका चाकू वापस करता है और टिबेट से कहता है कि वो लूटे हुए सामान का बैग वापस दे। क्लोई अमेरिकन सोल्जर्स पर पूरा भरोसा नहीं करती, लेकिन एड उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो फ्रेंच बोल लेता है और इंसानियत से पेश आता है। कुछ देर बाद क्लोई सोल्जर्स को अपने गांव ले जाती है और उन्हें अपने घर में छुपा लेती है। पॉल थोड़ा शरारती बच्चा होता है और सोल्जर्स से खेलने की जिद करता है, जिससे टिबेट इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उनका मिशन बहुत सीरियस है। फिर क्लोई बताती है कि मेरे माँ बाप को नाज़ीज ने गोली मार दी थी और गांव में अक्सर ऐसे ही निर्दोष लोगों को मारा जाता है। नाज़ीज हर घर की तलाशी लेते हैं और किसी को भी बिना वजह मार देते हैं। क्लोई सोल्जर्स से कहती है कि वे ज्यादा देर ना रुकें और फोर्ड वादा करता है कि वो सुबह होते ही निकल जाएंगे क्योंकि एलाइड इन्वेजन बस शुरू ही होने वाला होता है। रात को एक नाज़ी वाहन क्लोई के घर आता है। अंदर बैठा होता है SS ऑफिसर वॉफनर, जो क्लोई के बारे में जानता है। वॉफनर क्लोई से मिलने आता है और उसका इरादा अच्छा नहीं होता। वो उसे मजबूर करने की कोशिश करता है। क्लोई मना करती है, लेकिन वॉफनर कहता है कि अगर वो नहीं मानी तो वो उसके छोटे भाई पॉल को उठा ले जाएगा, जैसे उसने उसकी आंटी को उठाया था। क्लोई मजबूरी में हाँ कर देती है ताकि पॉल को बचा सके, लेकिन तभी नीचे से एड आता है और वॉफनर पर बंदूक तान देता है। फोर्ड भी आता है और वॉफनर को पकड़कर बांध देता है। अब मिशन जल्दी से करना जरूरी हो जाता है, इसलिए फोर्ड एड को भेजता है। टिबेट और चेस को ढूंढने एड निकल पड़ता है और रास्ते में एक ट्रक को देखता है जो जले हुए बॉडी से भरा होता है। एड ट्रक के पीछे छुपकर उस चर्च में घुस जाता है जहां मिशन का टारगेट है। अंदर जाकर वो देखता है कि नीचे एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब है जहां जर्मन साइंटिस्ट लोगों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कुछ कैदियों को ऐसी हालत में रखा गया है कि उनमें इंसानियत बची ही नहीं। एड एक साइंटिस्ट को देखता है जो एक रेड सीरम को एक मरे हुए आदमी में इंजेक्ट करता है और वो आदमी अचानक जिंदा हो जाता है। एड डर जाता है, लेकिन लैब में और अंदर घुसकर वो एक साइरिंज में सीरम भरकर अपने साथ ले लेता है। उसी दौरान वो देखता है कि उसका साथी सोल्जर जेकब भी लैब में बंद है और उसके शरीर में लोहे की रोड घुसी होती है। एड उसे बचा लेता है और दोनों किसी तरह सीवर के रास्ते से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ टिबेट और चेस वापस क्लोई के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है एड अब तक मारा गया होगा, लेकिन तभी एड और जेकब भी वहां पहुंच जाते हैं। एड बताता है कि उसने क्या देखा और फोर्ड को वो लाल सीरम भी दिखाता है। अब सबको समझ आता है कि नाज़ी जिंदा लोगों और मरे हुए सैनिकों को सीरम देकर सुपर सोल्जर्स बना रहे हैं। फोर्ड अब इंटेरोगेशन शुरू करता है। वो वॉफनर से लैब और सोल्जर्स की जानकारी मांगता है, लेकिन वॉफनर कुछ नहीं बताता। फोर्ड उसे बुरी तरह पीटता है और क्लोई भी गुस्से में उस पर चाकू से हमला कर देती है। बाद में सब उसे मारकर लटकाने की सोचते हैं ताकि वो कुछ बोले, लेकिन वॉफनर अब भी नहीं बोलता। इसी दौरान एड को ये सब बहुत ज्यादा लगने लगता है। वो फोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्ड उसे एक थप्पड़ मार देता है। एड नीचे चला जाता है, लेकिन तब तक फोर्ड वॉफनर से ये बात निकाल लेता है कि चर्च में लगभग 40 जर्मन सैनिक हैं। सुबह के हमले के लिए उन्हें अब पूरी तैयारी करनी होती है। सुबह होते ही चेस ऊपर अटारी एटिक में जाता है, ये सोचकर कि वॉफनर अब मर चुका होगा, लेकिन वॉफनर तो बस मरने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही चेस उसकी रस्सी खोलता है, वॉफनर अचानक उठकर उसका बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर एड ऊपर भागता है और तुरंत वॉफनर पर हमला करता है। बाकी लोग मिलकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब चेस मरने की कगार पर होता है। एड को याद आता है कि उसने लैब में मरे हुए सैनिकों को सीरम से दोबारा जिंदा होते देखा था। वो रिस्क उठाकर चेस को रेड सीरम का इंजेक्शन देता है। चंद सेकंड में चेस जिंदा हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्द ही चेस में भयानक बदलाव शुरू हो जाते हैं। वो ज्यादा ताकतवर बन जाता है, उसकी प्यास बढ़ती है और उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। वो अब इंसान नहीं रह जाता, वो बन चुका होता है एक अनकंट्रोलेबल ज़ॉम्बी। वॉफनर हंसते हुए कहता है, 1000 ईयर राइश को चाहिए 1000 ईयर सोल्जर्स। अब सबको समझ आता है कि नाज़ीज़ इस सीरम से अमर शक्तिशाली ज़ॉम्बी सैनिक बना रहे हैं। चेस अपने साथियों पर हमला कर देता है। फोर्ड उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार एड पीछे से आकर चेस का सिर फोड़ देता है और उसे मार देता है। उधर मौका देखकर वॉफनर भाग जाता है और पॉल को किडनैप कर लेता है। अब सोल्जर्स 2 टीमों में बंट जाते हैं। जेकब और टिबेट दुश्मनों का ध्यान भटकाने का प्लान बनाते हैं, जबकि एड, फोर्ड और क्लोई लैब में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं। क्लोई एक जर्मन मोटरसाइकिल सिपाही को फंसाने के लिए खुद को चारा बनाती है। जब वो नाज़ी सोल्जर उसके पीछे आता है, एड और फोर्ड उसे पकड़ लेते हैं। उसके मुंह में ग्रेनेड छिपाकर उसे चेक पॉइंट की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही चेक पॉइंट के ऑफिसर उसके मुंह से टेप हटाता है, ब्लास्ट हो जाता है और कई नाज़ीज़ मारे जाते हैं। उसी समय जेकब और टिबेट हमला शुरू कर देते हैं और पूरी जर्मन चौकी में अफरातफरी मच जाती है। अब मौका मिलते ही एड, फोर्ड और क्लोई लैब में सीवर के रास्ते से घुस जाते हैं। क्लोई अपने भाई पॉल को ढूंढने के लिए उनसे अलग हो जाती है। रास्ते में उसे 2 जर्मन सोल्जर्स मिलते हैं। वो एक को सीधे गोली मार देती है
और दूसरे को डराकर पॉल का पता पूछती है, लेकिन ये जाल होता है। सोल्जर उसे एक ज़ॉम्बी के पास ले जाता है। उसी वक्त फोर्ड रेडियो रूम में घुसता है और वहां मौजूद नाजी को मारकर रेडियो कंट्रोल बंद कर देता है। वो एड को क्लोई की मदद के लिए भेजता है। एड वक्त पर पहुंचता है और क्लोई को बचा लेता है। ज़ॉम्बी उस जाल बिछाने वाले सोल्जर को खा जाता है। फिर दोनों मिलकर पॉल को ढूंढ लेते हैं और उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे सीवर से भाग रहे होते हैं, एक ज़ॉम्बी क्लोई को पकड़ लेता है और खींच लेता है। क्लोई उससे लड़ती है और खुद को छुड़ाकर एक फ्लेम थ्रोवर से उसे जला देती है। दूसरी तरफ पॉल चर्च से बाहर आ जाता है और बीच में फायरिंग चल रही होती है। जैकब और टिब्बेट वहां पहले से लड़ाई कर रहे होते हैं। पॉल को बचाने के लिए टिब्बेट आगे बढ़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ढाल बनकर बचाता है। क्लोई वहां पहुंचकर बाकी बचे नाजीज को मार देती है और सब लोग गांव लौट जाते हैं। उधर लैब में एड अकेला साइंटिस्ट से टकरा जाता है। साइंटिस्ट उस पर बंदूक तानता है, लेकिन एड तेजी से बचकर उसे चाकू से मार देता है। दूसरी तरफ फोर्ड एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर रहा होता है, लेकिन तभी वॉफनर, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, पीछे से आता है और फोर्ड को बुरी तरह मारकर एक लोहे के हुक में टांग देता है। एड वापस आता है और फोर्ड को बचाने की कोशिश करता है। वो वॉफनर पर गोली चलाता है, लेकिन सीरम से बना वो मॉन्स्टर कुछ भी महसूस नहीं करता। वॉफनर अब पूरे अनडेड आर्मी को लैब से बाहर निकाल देता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है। फोर्ड अपने आखिरी दम पर खुद को हुक से उतारता है और सीरम का इंजेक्शन खुद को दे देता है। अब फोर्ड भी बन चुका होता है एक सुपर सोल्जर। फोर्ड और वॉफनर के बीच मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। फोर्ड चालाकी से एक ऑक्सीजन टैंक को वॉफनर की तरफ धकेलता है और एड को इशारा करता है। एड गोली चलाता है और टैंक फट जाता है, जिससे वॉफनर थोड़ी देर के लिए स्टंट हो जाता है। फोर्ड समझ जाता है कि अब मिशन का एक ही रास्ता है, कुर्बानी। वो एड को बाहर धक्का देता है और लैब का दरवाजा बंद कर देता है। फिर फोर्ड एक्सप्लोसिव्स ट्रिगर करता है और खुद के साथ सारे ज़ॉम्बीज और वॉफनर को उड़ा देता है। कुछ देर बाद एलाइड फोर्सेस की नॉर्मंडी लैंडिंग शुरू होती है। जर्मन फोर्सेस पीछे हट जाती हैं। एड, जेकब और घायल टिबेट बच जाते हैं और एक मिलिट्री कैंप में आराम कर रहे होते हैं। डिब्रीफिंग में जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वहां कोई अंडरग्राउंड लैब था, एड झूठ बोल देता है। कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। वो नहीं चाहता कि ये सीरम या लैब किसी के भी हाथ लगे। अंत में जब सब सोल्जर्स को नए यूनिट में भेजा जाता है, टिबेट हंसते हुए कहता है, अब तो हिटलर को गोली मारने तक चैन नहीं लूंगा। और इसी के साथ खत्म होती है इस कहानी में एक सोल्जर ने सिर्फ अपनी टीम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक भयानक साइंस और खतरे से बचाया। तो ऐसी और मूवीज के लिए सब्सक्राइब कर लो।